नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देश में कोरोना के कहर में। जिस रफ्तार से कोरोना वायरस बढ़ रही है उसके बाद से लोगों में दहशत देखने को मिली। पहली लहर, फिर दूसरी लहर और फिर कुछ स्थिरता के बाद तीसरी लहर, और इस लहर के बाद से साफ तौर पर देखा गया कि किस हिसाब से मामले बढ़ते गए और इसके बाद एकदम से गिरावट देखने को मिली, जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है। इसी बीच महाराष्ट्र में भी शुक्रवार को जो मामले आए वो काफी डराने वाले मामले आए थे और इन सब में इसी दौरान 42,391 लोगों ने कोरोना को मात भी दी और 52 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 2,64,388 है और यहाँ अब तक 2,343 है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा मामले पाए गए थे, उसके बाद दिल्ली, जहां पर अब हालात काबू होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देश भर में मामलों में गिरावट आई है और किस रफ्तार से गिरावट आई है, आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना के मामले में भारी गिरावट, कल की तुलना में 50,000 मरीज हुए कम, 614 लोगों की गई जान। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में 8 महीने बाद दैनिक संक्रमण दर 20% को पार कर गया है, जिसका मतलब ये है कि जितने लोगों की भी कोरोना जांच की जा रही है उनमें से हर 5वां व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। डेल्टा वेरिएंट के चलते पिछले साल मई में जब महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी तब 20% से ज्यादा दैनिक संक्रमण दर दर्ज की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि नए मामलों में पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट आ रही है और मृत्यु दर भी कम हो रहा है। हालांकि आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन गिरावट तो आई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 2.5 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं देश में कोरोना एक्टिव केस 22 लाख से ज्यादा है। इससे पहले सोमवार को देश में कोरोना के 3.06 लाख केस सामने आए थे, यानी आज 50,190 कम कोरोना के केस सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,55,874 नए मामले सामने आए। वहीं 2,67,753 रिकवरी हुई और 614 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब तक 4,90,462 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 3,70,71,898 लोगों ने कोरोना को हराया। देश में अभी कोरोना के 22,36,842 एक्टिव केस भी सामने आए हैं। कोरोना टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 16,49,108 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक देश में 71.88 करोड़ कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। वहीं कोरोना टीकाकरण की बात करें तो अब तक देश में 162.92 करोड़ कोविड टीके भी लगाए जा चुके हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 15 फरवरी के बाद से ही देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों ने ये भी कहा कि कुछ राज्यों और महानगरों में अभी से नए मामलों में कमी और स्थिरता आने लगी है। टीकाकरण के चलते तीसरी लहर का प्रभाव कम हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 20.75% रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 17.03% है, जो कि एक दिन पहले रिकॉर्ड किए गए दर से कम है। कोरोना की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत करेंगे, जहां स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ भी शामिल है। तो वहीं मुंबई में लगातार संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए सोमवार से महानगर में स्कूल खोलने की भी तैयारी की जा रही है। कोरोना के मामले बढ़ने पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा खोला जाएगा। तो
तो आर वैल्यू बताती है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर साफ तौर पर देखा जाए कोरोना का मापदंड मापने का जो रेक्टर स्केल है वो है आर वैल्यू, यानी कि रेक्टर स्केल, जिसके द्वारा ये मापी जाती है कि किसी एक व्यक्ति जो संक्रमित होता है वो कितने और व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। अगर किसी कोरोना संक्रमित की आर वैल्यू 1 है तो उसकी ओर से एक और व्यक्ति को संक्रमित किए जाने का खतरा है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की आर वैल्यू 3 है तो वह 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। आर वैल्यू बताती है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर किसी कोरोना संक्रमित की आर वैल्यू 1 है तो उसकी साफ तौर से बात सामने आ जाती है कि वो एक और लोगों को संक्रमित करेगा। लेकिन इन सब बीच में जिस हिसाब से मामले बढ़े और उसके बाद अब अचानक से मामलों में गिरावट आ रही है, इससे साफ तौर से देखा जाता है क्या इसमें लोगों की जागरूकता सामने आ रही है या फिर प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है, ये अहम सवाल यहाँ पर शुरू होता है। अब ऐसे में अगर बात करें IIT मद्रास के अनुसार, विश्लेषक के अनुसार, तो मामलों में कुछ इस प्रकार से गिरावट भी देखी गई, जहां 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच आर वैल्यू 1.57 दर्ज की गई, जो 7 से 13 जनवरी के बीच 2.2, 1 से 6 जनवरी के बीच 4 और 25 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 2.9 थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई थी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटों में राज्य में 11,159 नए मामले दर्ज किए। उन्होंने ये भी कहा कि समय अवधि में 10,836 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं और राज्य में अभी तक 18,40,842 लोग संक्रमित मुक्त हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान 17 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। वहीं बात अगर कर्नाटक और केरल की जाए तो हालात बेकाबू वहां पर भी होते जा रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 18,115 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी है और 22 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। यहां सक्रिय मामले 3,23,143 है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 19.23% तक पहुंच गई है। और अगर बात दिल्ली की जाए या महाराष्ट्र की जाए तो यहां पर मामलों में भारी गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि इस गिरावट के बाद से ही लोगों में किस तरह का यहाँ पर रुख देखा जा रहा है, लोगों की लापरवाही किस तरह से देखी जा रही है, ये भी अहम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और इसी विषय पे कि किस तरीके से दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, यहाँ पर लोग कितने सतर्क हैं और अगर मामलों में गिरावट आ रही है तो क्या लापरवाही देखी जा रही है लोगों की या नहीं देखी जा रही है। तमाम जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हमारे साथ संवाददाता संतोष पांडे हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से और हमारे साथ अवधेश दिल्ली से मौजूद है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ही रुख करेंगे संतोष। उत्तर प्रदेश में भी भारी गिरावट देखने को मिली है कोरोना में, वजह क्या है यहाँ पर, कैसे गिरावट देखने को मिली है? बात करें तो कोरोना की, तो कोरोना का जो आंकड़ा था वो 13,000 का पार हो गया था, लेकिन बीते 24 घंटों में जो आंकड़ा है वो कम हो रहा है, यानी 11,000 के आसपास हो गया है। तो ये निश्चित प्रदेश की जो कहीं न कहीं बड़ी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था की वजह से कोरोना का जो रफ्तार है वो कम हुआ है। क्योंकि अगर इसके पहले की बात करें तो कोरोना का आंकड़ा लगातार दिन पर दिन तक बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी अभी भी आंकड़े ये कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से एक दिन में 11,000 आंकड़े पहुंच रहे हैं, ये अभी भी चिंताजनक बात है। लेकिन फिर भी जिस तरह से अगर हम कोरोना का आंकड़ा की बात करें तो वो लगातार अब गिरावट देखी गई है। 2 दिनों से कोरोना के आंकड़ों में जो है वो कमी आई है। इसमें कुछ लोगों की जागरूकता, कुछ प्रशासनिक अमले भी जिस तरह से सजग है, क्योंकि लोगों को कहीं कहीं जागरूक करने के साथ साथ थोड़ा सा सख्ती भी दिखा रहा है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है सीमा जी, और चुनाव को देखते हुए अगर हम आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग भी काफी सख्त रुख अपना रहा है। क्योंकि जो भी प्रशासनिक अमलों को दिशा निर्देश देता है उसका कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित करता है। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अमला है ये भी कहीं न कहीं लोगों को सजग करने का काम कर रहा है। और साथ ही लोग भी कहीं न कहीं जिस तरह से अगर अब कोरोना का लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो लोग भी कहीं न कहीं अपने आप में खुद सुरक्षित होने के लिए तमाम तरह के जो गाइडलाइंस है, कोविड गाइडलाइंस है, उसका पालन जो है वो किया जाए। और चलिए दिल्ली का रुख करते हैं। अब देश दिल्ली में जो मामले कम आए उसकी वजह क्या मानते हैं? क्या लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं, प्रशासन जागरूक हो गए, इसी वजह से मामले कम आए हैं या फिर वजह कुछ और? सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली है। सभी लोगों का अपनी अपनी जगह का अहम योगदान रहा है इस चीज में। अगर सरकारों की बात करें, सरकारों ने अपने हिसाब से जगह जगह लोगों को मोटिवेट किया है, जगह जगह लोगों को जाकर समझाया है और तमाम जैसे टीवी चैनलों के माध्यम से और तमाम अपने जो प्रचारक लोग हैं उनके माध्यम से उन्होंने इस चीज को लोगों के संज्ञान में डाला है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है उनका खुद का भी इसमें बहुत बड़ा अहम योगदान है।
क्योंकि इन्होंने इस चीज को समझा था। जब रोज दिल्ली में अगर बात करें तो मतलब लाखों मामले आ रहे थे, तब दिल्ली वासियों को एक भय में डाल दिया था। उसके बाद से दिल्ली वासियों में थोड़ा सा संकोच का जो वो था, वो सोचने की क्षमता जो थी वो होने लगी और लोगों में उससे पहले लगातार मामले बढ़ रहे थे, लेकिन जब लोगों ने अपने घर से निकलना कम कर दिया और रोड पे जो भीड़ थी वो कम होने लगी और बाजारों में कम होने लगी, तो जाहिर तौर पर जो मामले थे वो कम आने लगे। जी सुनो। चलिए, अगर दिल्ली की बात यहाँ पर की जाए देश, तो स्कूल्स भी बंद थे, तो अब स्कूलों को लेकर के क्या नई गाइडलाइन यहाँ पर सामने आई है कि बच्चों को के लिए कब से स्कूल्स दोबारा वैसे ही शुरू हो पाएंगे, वही सारी रूल्स रेगुलेशंस के साथ? क्योंकि तमाम पिटीशन जो है लोगों ने डाल रखी है और सरकार भी अभी एलजी साहब को जो अपनी तरफ से लिखित में जो है वो दे चुके हैं अपना। आप देखने वाली बात होगी कि इस पर फैसला कब आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो ये तीसरी लहर है वो हम दूसरी और पहली लहर की तरह नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। जहां तक बात करें स्कूली बच्चों की, तो बच्चों में कहीं ना कहीं अजीब भय है। अगर स्कूल खुलता भी है तो ये मान के चलिए कि स्कूल में जो अगर बच्चों की संख्या की बात करें तो 60-60 से ज्यादा नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर बच्चों के गार्जियनों की बात करें या बच्चों की बात करें तो अभी भी बच्चों में डर है लगातार। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, इनको वैक्सीन भी लगाई जा रही है, जांच भी लगातार हो रही है, बावजूद इससे अभी बच्चों में डर है। हम ग्राउंड रिपोर्ट अपनी करते हैं, उसमें हमें पता चलता है किस तरह से बच्चों में अभी भय का माहौल है। बिल्कुल। चलिए संतोष, जिस हिसाब से देखिए स्कूल्स की बात मैंने दिल्ली में भी की, उत्तर प्रदेश में भी आप हालात बताए कि बच्चों को लेकर के क्या कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन द्वारा? देखिए सीमा जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की बात करें तो विद्यालय पूरी तरह से बंद है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पहले ये 22 तारीख उसके बाद में ये बढ़ा के 23 तारीख कर दी गई है। उसके बाद क्या सरकार और जिस तरह से अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अमला फैसला लेता है ये देखना होगा। फिलहाल 30 तारीख तक सारे विद्यालय जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में प्रशासनिक अमले ने इस बात को लेकर के फैसला लिया कि चूंकि बच्चों की जिंदगी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर हम तीसरी वेव की बात करें तो पहले से भी प्रशासनिक अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो दूसरी जो लहर थी उससे बच्चों को लेकर के विशेष खतरा बताया गया था और इसी के क्रम में 30 तारीख तक विद्यालय को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पर देखना होगा कि आगे का जो किस तरह से फैसला लिया जाता है, विद्यालय खोले जाते हैं कि नहीं खोले जाते हैं। अभी इसकी जो और भी तारीख बढ़ाई जाती है, क्योंकि जब कभी न कभी जब कोरोना का पहली लहर में देखा गया, दूसरी लहर में देखा गया और जिस तरह से अगर सीमा की तीसरी लहर में देखी गई, कहीं न कहीं ये कुछ ही समय तक रहता है। जिस तरह जब कोरोना आ जाता है, इसकी लहर आ जाती है, तो ये 60 से 75 दिन तक काफी मात्रा में जो है वो कोरोना का जो लहर है वो रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे इसका दम कहीं न कहीं टूटने लगता है। ये हर बार देखने को ऐसा मिला और इस बीच इसके चपेट में जो भी कोई आ जाता है वो निश्चित धराशायी हो जाता है। जिस तरह से दूसरे देश में देखने को मिला कि मृत्यु दर काफी ज्यादा संख्या में बढ़ गई थी। तो ऐसे में प्रशासनिक अमला अब सजग है, लोगों को यही जागरूक कर रहा है कि कुछ ही दिन कोरोना का जब लहर आता है तब ये कुछ दिन तक रहता है। ऐसे में उन दिनों तक लोगों को कहीं न कहीं बहुत ही संभल करके चलना चाहिए, जिस तरह से कि कोरोना से बचा जाए। बिल्कुल, और इसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी के साथ साथ अगर संतोष बात किया जाए यहाँ पर कि चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में जो हिसाब से मामले कम आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या मानी जा सकती है? क्या इसकी वजह कम चेकिंग भी मानी जा सकती है? क्योंकि देखा गया है बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर कोरोना की जांच भी नहीं की जा रही है, तो मामले कम आने की वजह ये भी हो सकती है या फिर सच में सजग तरीके से मामले कम आ रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो कोरोना की लगातार टेस्टिंग जो है सीमा भूख की जा रही है। फिर भी कोरोना कोई छिपाने वाली चीज नहीं है। जो व्यक्ति कोरोना का पेशेंट हो जाता है वो निश्चित जिस तरह से दूसरे वेव में देखने को मिला कि बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है, उसको खांसी बुखार ऐसी तमाम चीजें जो है हो जाती है। तो ऐसे में वो मजबूरन आसपास के लोग, घर के लोग उसको कहीं न कहीं टेस्टिंग के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो फिलहाल कोरोना का जो आंकड़ा है वो जरूर कम हुआ है, इससे कहीं न कहीं जागरूकता और साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरह से कोरोना का काफी दिन तक की इस समय ठंडी थी, ठंड में कोरोना का जो आंकड़ा था वो बढ़ रहा था, उसके बाद से फिर एक बैग अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। देखना होगा कि अगर इस तरह लगातार गिरावट आएगी तो कोरोना में अपने जो आर वैल्यू की बात है ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस कोरोना को लेकर के होता है, क्योंकि इसी से इस कोरोना की जो क्षमता है वो पता चलती है कि कितना इसके पास एक्टिविटी है और कितना लोगों को कहीं कहीं प्रभावित करने की क्षमता है। तो इन सब चीजों पर भी निर्भर करता है कि कोरोना की क्या आर वैल्यू जो है वो बची।
बिल्कुल, और इस आर वैल्यू की वजह से भी बहुत ज्यादा इस पर फर्क पड़ता है। साथ ही साथ अगर अवधेश दिल्ली का रुख करेंगे, दिल्ली में जिस हिसाब से मामले भी कम हुए और यहाँ पर अब देखा गया था बहुत सी चीजों को बंद किया गया था, जिम हो, स्विमिंग पूल्स हो, इन सबको बंद किया गया। तो जिस हिसाब से मामले कम आ रहे हैं, तो क्या अब जिम और स्विमिंग पूल्स और वो सारी चीजें जो बंद किए गए थे वो धीरे धीरे खुलने के आसार है या अभी यूं ही बंद ही चलेगा? देखिए, दिल्ली सरकार और जो दिल्ली सरकार ने जो बीच में फैसला लिया था उसके बाद से जो तमाम जो सरकारी दफ्तर थे उनको काफी हद तक बंद ही मान लीजिए बंद कर दिया गया था और प्राइवेट को बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। फिर जैसे मामले कम होने लगे तो जो प्राइवेट दफ्तर थे उनको भी 50% की छूट मिली। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से मामले गिरते रहे तो जाहिर तौर पर जो सरकारें हैं वो आपस में विचार कर सकती है और इस पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जी के आसार भी हैं यहाँ पर। लेकिन अगर अब साफ तौर पर देखा जाए, दिल्ली में मामले कम आ रहे हैं, वजह सबसे ज्यादा यही मानी जाती है कि वीकेंड लॉकडाउन जिस हिसाब से चला, वीकेंड कर्फ्यू जिस हिसाब से चला, उसके बाद से ही मामले कम आ रहे हैं। ऐसे में अब ये आग्रह की जा रही है कि ये जो कर्फ्यू चल रहा था अब इसे बंद कर दिया जाए। क्या लगता है कब तक ये बंद हो सकते हैं ये चीजें, या अभी यूं ही जारी रहेगा? देखिए शिखा जी, अभी भी मामले, अगर मामलों की बात करें तो मामले कम नहीं है। लगातार अगर बात करें तो 20,000 प्लस मामले आ रहे हैं अभी सामने, जिसमें से रोज कम से कम 50-30 ऐसे रोज करके लोगों की मौतें हो रही। तो इन मौतों पर नजर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार हो रही मौतों, अगर सरकारों की बात करें या आम जन की बात करें या किसी की बात करें, एक मौत की कीमत बहुत होती है। किसी परिवार का बेटा जाता है तो उसको उसके परिवार को ही पता होता है उसका कितनी क्षति हुई है। तो इसी चीज को लेकर अगर सरकारें चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन जिस तरह से ये लगातार जो मामले घट रहे हैं, अगर ऐसे ही घटते रहे तो सरकार कुछ न कुछ चलिए और लोगों को इसमें फैसले ले सकते हैं। चलिए, उचित फैसले लेने भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है संतोष, ऐसे में अगर बात किया जाए चुनाव के मद्देनजर कितनी तैयारी कोरोना को देखते हुए की जा रही है? क्योंकि अब अगर रैलियों पर भले ही रोक लगी हो, लेकिन चुनाव के समय पर हमने देखा था, पंचायत चुनाव के समय पर जब वोट डालने के लिए जा रहे थे, मतदाता पहुंच रहे थे, तो वहां पर जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो अवस्था देखी गई थी, वो काफी ज्यादा निंदनीय और काफी ज्यादा डराने वाली व्यवस्था थी। तो इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि कोरोना की लहर को बढ़ावा न दिया जाए? देखिए, आयोग पूरी तरह से सख्त है सीमा जी, क्योंकि आयोग लगातार, अगर हम बात करें आयोग की, तो वो कहीं न कहीं जिस तरह से तमाम की रैलियों पर प्रतिबंधित कर दिया था, बल्कि छोटे छोटे जिस तरह से छूट भी दिया है कि अब लोग 5 के जगह 10 लोग जा सकते हैं और डोर टू डोर कैंपेन का जो काम है वो सब शुरू हो गया है। लेकिन इसी तरह इन्हीं सब चीजों पर कहीं न कहीं आयोग को सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता होगी। साथ ही वोट डालने जाते हैं तो की भारी संख्या में तमाम जो कर्मचारी थे उनको कहीं कहीं अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उन चीजों पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। फिलहाल अभी जिस तरह से अगर हम आयोग की बात करें तो आयोग नजर आ रहा है, लेकिन जो आने वाला समय होगा, यानी 10 तारीख से जब चुनाव जो है वो शुरुआत हो जाएंगे, उसके बाद में जब चुनाव होगी तो इन सब चीजों पर आयोग को बहुत ही वो पालन कराना होगा कोरोना गाइडलाइंस का। और उसके साथ ही अगर वोटिंग कर पाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। पंचायत चुनाव में एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिली थी, उसके बाद में प्रदेश की हालात जो है वो बहुत ही खराब हो गई थी। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है, इसको अगर इस लहर की बात करें तो लहर जिस तरह से चल रही है, ऐसे में बहुत ही सजग होने की आवश्यकता है। जिंदगी के साथ से जो खिलवाड़ है वो नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से हम अगर बात करें जो है हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी कि कहीं न कहीं जो चुनाव है वो टाला जाए, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से हलफनामा दिया गया और चुनाव आयोग ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, चुनाव जो है वो पूरे नियम और कानून से कराए जाए। ऐसे में बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर है। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग की वर्तमान समय में बहुत ही सख्त नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव को किस तरह से वो मैनेज करता है, क्योंकि कोरोना की जो खतरा है वो लगा हुआ है। बहुत ही सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है, तब कोरोना से बिल्कुल बिल्कुल। और संतोष, यहाँ पर देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए या फिर अन्य राज्यों की भी बात किया जाए, वो क्षेत्र जो वो एरिया जो कि थोड़ी विकसित है, जो कि थोड़ी मॉडर्न है, शहर जो होते हैं वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। लेकिन अगर बात ग्रामीण एरिया को की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में काफी ज्यादा लापरवाही भी देखी जाती है और हमने देखा था बहुत से मामले ग्रामीण इलाके से भी सामने आए। उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रामीण है वहां पर, तो ऐसे में वो कितने सजग हैं?
देखिए, रूरल एरिया में स्थिति जो है वो दयनीय हो जाती है, क्योंकि वहाँ तो ठीक से टेस्टिंग हो पाती है और ना ही कहीं न कहीं वहाँ आंकड़े भी जुटाए जाते हैं, तो वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। लेकिन जिस तरह से अगर हम अभी हाल की बात करें तो आशा बहु और एएनएम सेंटरों को और तमाम एएनएम को लगाया गया है, वो लगातार डोर टू डोर पहुंच रही है और पहुंच करके अगर हम बात करें तो वहाँ लोगों को एक आंकड़ा दिखाया जा रहा है, किसी को बुखार तो नहीं है, तो ऐसे में तमाम आंकड़ा जो है वो लगाया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें चुनाव में, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तमाम से ऐसे लोग प्रदेश जाते हैं, दूसरे प्रदेश रहते हैं अपने काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में। जब चुनाव होता है तो वो भी अपने घर वापसी करते हैं। तो ऐसे में उनको कहीं न कहीं क्वारंटीन की व्यवस्था और अन्य चीजों की भी कहीं न कहीं सरकार को बहुत ही होने की आवश्यकता होगी, तभी जिस तरह से कोरोना से जो है वो बचा जा सकता है। क्योंकि कोरोना का जो लहर है और जो इसके सेक्शन है वो चलिए अंत जी बिल्कुल संतोष, और अंत में यही जानना चाहूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा जो जनता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करती है, तो ऐसे में दिल्ली की बात यहाँ पर की जाए तो अवधेश दिल्ली में मेट्रो हो या फिर बसेस हो, उसकी क्या स्थिति इस वक्त देखी जा रही है? क्या मामले कम होने की वजह से वहां पर लापरवाही देखी जा रही है या फिर वही सचेता और वही सजगता अभी भी देखी जा रही है जो कि मामले बढ़ने के समय पर थे? जल्दी से जो ठीक लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जिस तरह से प्रशासन अपने चरम पे है और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है और लगातार लोगों को समझ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बस और ट्रेन और जो तमाम मेट्रो वगैरह की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं सजग नजर आ रहे हैं। हालांकि 10% लोग होंगे ऐसे जो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अगर अमूमन तौर पर बात की जाए तो अभी भी दिल्ली के लोग समझदारी दिखाते हुए इस कोरोना की जंग में सरकार और हम लोगों का साथ दे रहे हैं। चलिए, और उत्तर प्रदेश में क्या इससे ही सजगता देखी जा रही है संतोष? क्या वहां पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर बाकी जगहों पर यही जागरूकता देखी जा रही है? वहाँ पर जो कंडक्टर होते हैं लोगों को कहीं कहीं प्रेरित करते हैं, लेकिन तमाम स्थानों पर ऐसा देखा जाता है जब लोग लापरवाही करते नजर आते हैं। और यही वजह है कि कोरोना का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब इस बीच लोगों में खुद जागरूकता आई है। जिस तरह से कोरोना आसपास जब पहुंच जाता है तो लोग घबराने भी लगते हैं, डरने भी लगते हैं, और अब स्थितियों में इसीलिए सुधार भी होता नजर आ रहा है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया संतोष, आपका बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश से जितनी भी जानकारी थी, ग्राउंड जीरो से जो भी रिपोर्ट आपने पहुंचाया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अवधेश, आपका भी शुक्रिया। दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता जुड़े थे जिन्होंने बताया किस तरह की स्थिति दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है। इसी से आंकड़ा लगाया जा सकता है आकलन की बाकी राज्यों में भी स्थिति सजग है, और वजह है कि हम लापरवाही नहीं बरत रहे, आप लापरवाही नहीं बरत रहे और हम सभी जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं। इसी वजह से मामले कम आ रहे हैं। इसी के साथ बहुत जरूरी है कि आगे भी इसी तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन जरूर करें। अपना खूब ख्याल रखें।